वेलकम टू परचम पीएससी। अपने क्रैश कोर्स के लेक्चर 7 में आप सभी का बहुत स्वागत। इस सेशन में हम पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी, अर्बनाइजेशन, उसके साथ-साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और मेजर इंडस्ट्रीज़ इन मध्य प्रदेश की बात करेंगे। अपने पिछले सेशन में अगर आपको याद हो तो हमने ज्योग्राफी की बात की थी। मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी के अराउंड जो भी मेजर वाटर रिसोर्सेज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है या जो मेजर रिवराइन एरियाज हैं, उन सब की हमने बात कर ली थी। कुछ पोर्शन उस लेक्चर में हमने लास्ट में वाटर रिसोर्सेज के संदर्भ में छोड़ा था और कहा था कि इसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो ये जो सेशन होगा, इसमें हम अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ और जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात करेंगे, उसमें पिछले सेशन का जो पोर्शन है उसको जोड़ करके अगर आप समझेंगे तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर पाएंगे। तो इसी तरीके से हम उसको देखने, पढ़ने और लिंक करके समझने की कोशिश करेंगे। आज की शुरुआत हम पॉपुलेशन से करेंगे। मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा शुरुआत में इन तीनों सब्जेक्ट्स का, टॉपिक्स का, कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स कैसे पॉपुलेशन से जुड़े हुए हैं, कैसे पॉपुलेशन डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है ऑन द इंडस्ट्रियल एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी स्टेट। और एमपी के संदर्भ में हम इसको खास करके समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप देखिए कि मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन का ट्रेंड कैसा रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ का ट्रेंड कैसा रहा है, कब पॉपुलेशन कितनी थी, फिर कैसे-कैसे बढ़ी, उसमें मेल फीमेल कैसे बढ़े, उसके साथ-साथ लिटरेसी कैसे बढ़ी, कौन-सा ज़िला ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ आगे है, कौन-सा पीछे है, पीछे वाले का कारण पीछे रहने का क्या है, आगे वाले का आगे रहने का कारण क्या है। एंड सब्सिक्वेंटली जो पॉपुलेशन है और जो लिटरेसी है, उसके अराउंड जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलप हुए हैं, वो किस तरीके से हुए हैं। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे अब। तो पहले आप समझिए कि मध्य प्रदेश जो है, वो हायर डेकेडल ग्रोथ रेट दिखाता है देन एनी ऑफ द अदर स्टेट्स प्रेजेंट इन इंडिया, या कहें कि नेशनल एवरेज से ज़्यादा इसका डेकेडल ग्रोथ रेट होता है। कितना होता है वो भी देखेंगे। अभी ये एक ऐसे फेज़ में है जिसे आप डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं। पॉपुलेशन बढ़ने के कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं। पॉपुलेशन ऐसे नहीं बढ़ती कि जेनेरिकली आप अगर समझें तो 1 वर्ष में 100 गुना हो गई या 10 वर्ष में 1000 गुना हो गई। ये पैटर्न्स पॉपुलेशन ग्रोथ के नहीं होते। उसके सिंपल कारण ये है कि पॉपुलेशन ग्रोथ फैमिली ग्रोथ के साथ ही जुड़ी होती है। तो अगर आपकी पॉपुलेशन 2.1 ऑन एन एवरेज है पर फैमिली, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपकी जो करंट जनरेशन है, वो रिप्लेस हो जाएगी विद द न्यूअर जनरेशन एंड देयर शैल बी नो ग्रोथ रेट इन दैट कंट्री और इन दैट स्टेट। लेकिन अगर वही ग्रोथ रेट ज्यादा है, मल्टीपल ऑफ 2 है, तो सब्सीक्वेंटली आपको जो नेट पॉपुलेशन गेन है, वो देखने को मिलता है। अब अगर यहां देखेंगे तो जो डेकेडल ग्रोथ रेट है फ्रॉम 2001 टू 2011, वो 20.35 है एंड नेशनल एवरेज इज 17.7%। दैट मीन्स कि अगर देश की जनसंख्या 100 करोड़ है, तो 10 सालों में वो 17% की वृद्धि दिखाएगी, बढ़ करके 117 करोड़ तक हो सकती है। ये एक नेशनल एवरेज है। लेकिन मध्य प्रदेश की वही जनसंख्या बढ़ के 20% से बढ़ेगी, करीब-करीब 20.5% से बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मध्य प्रदेश बहुत ज़्यादा गति से बढ़ रहा है। अब इसमें भी जो सबसे ज़्यादा गति है वो इंदौर की है, जिसमें लगभग 33% डेकेडल ग्रोथ रेट है और झाबुआ में सबसे कम है। अगर बात करें तो झाबुआ में भी, सॉरी, मध्य प्रदेश के बाद झाबुआ में 30% है, कम नहीं है। जो कम वाले डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें अनूपपुर है और बैतूल है। 12.5% के आसपास ये हॉवर करते हैं और 12.5% का मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट नहीं है। यानी कि यहाँ लोग अनूपपुर और बैतूल में पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के या तो बहुत जागरूक हैं, या फिर सरकार के प्रयासों द्वारा पॉपुलेशन कंट्रोल करवाई जा रही है, या इसके सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि अलग-अलग एरियाज़ में अलग-अलग जाति के, अलग-अलग वर्ग के समूह के लोग रहते हैं और उनके पॉपुलेशन को लेकर अलग-अलग बिलीफ्स होते हैं, जिसके आधार पर वो चला करते हैं। जैसे आप शहरी मध्य वर्गीय परिवारों की अगर मानसिकता को देखेंगे, तो आजकल वो जो हमारी एक न्यूट्रल ग्रोथ रेट जिसको कहा जाता है, जो सरकार भी प्लान कर रही है,
that there shall be not more than 2 children per family, उसके आधार पर आगे बढ़ते हैं। कई जो ऐसे पिछड़े इलाके माने जाते हैं, जहाँ पर शिक्षा का अभाव होता है या ग्रोथ रेट को बहुत अच्छा माना जाता है, वहाँ पर आपको पर फैमिली 4 टू 5 चिल्ड्रन देखने को मिलते हैं। तो अनूपपुर और बैतूल वो ज़िले हैं जहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, फैमिली प्लानिंग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। 7.26 करोड़ इतनी पॉपुलेशन 2011 में मध्य प्रदेश की थी और ये छठा सबसे पॉपुलस स्टेट था एक समय पर। अभी ये 5वां है जब से आंध्र प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है। तो आंध्र प्रदेश को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बांट दिया गया। तो उस स्टेट की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि मध्य प्रदेश एक स्थान ऊपर चला गया। क्योंकि पहले कलेक्टिव आंध्रा की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, अब वो 2 में टूट गया तो आंध्रा की पॉपुलेशन कम हो गई, तेलंगाना की और कम हो गई। तो ये मध्य प्रदेश एक पोज़ीशन ऊपर चला गया, 7.5 करोड़ है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मध्य प्रदेश जो है, वो राजस्थान, यूपी और उसके बाद मध्य प्रदेश, ये 3 बड़े स्टेट भारत के हैं। इनमें से यूपी सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है, उसके बाद अदर रीजन्स जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलस हैं। मध्य प्रदेश अपने एरिया के हिसाब से कम पॉपुलेटेड है, क्योंकि महाराष्ट्र जैसे जो बड़े स्टेट हैं उनमें मुंबई, पुणे, नागपुर ऐसे कुछ बहुत बड़े-बड़े शहर आ जाते हैं जिनके कारण उनकी पॉपुलेशन ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। समझ गए? चलो। फिर डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी के आधार पर अगर देखें कि क्या पैटर्न आता है, तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज़ अराउंड 236 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर और ये जो डेंसिटी है, ये हमारे नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि नेशनल एवरेज जो है वो 382 का है, क्योंकि कुछ स्टेट जो हैं, उनके पास बहुत बड़ा एरिया होता है और उस बड़े एरिया में बहुत बड़े एरिया पर फॉरेस्ट होते हैं। तो फॉरेस्ट जहाँ पर होगा, जैसे मध्य प्रदेश में है और ये तो अभी तो और कम हो गया, नहीं तो एक समय ऐसा था जब छत्तीसगढ़ एमपी का पार्ट हुआ करता था और छत्तीसगढ़ पूरा फॉरेस्ट कवर था। तो मध्य प्रदेश की डेंसिटी और कम थी। लेकिन अब चूँकि छत्तीसगढ़ कार्व आउट कर दिया गया, तो ये 236 हो गई, जो कि नेशनल एवरेज 382 से बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये एक अच्छी बात भी है। अच्छी बात इसलिए क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, उनका एलोकेशन और बेहतर तरीके से हो पाएगा, जो कि हो भी रहा है और पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा होगी। हालाँकि है नहीं, बट देयर आर चांसेस कि जैसे-जैसे कृषि का विकास होगा, अभी इसीलिए हम पॉपुलेशन देख रहे हैं ताकि आगे हम इंडस्ट्री और इकोनॉमी को समझ पाएँ। तो पॉपुलेशन का और ग्रोथ का बहुत गहरा कोरिलेशन है, ये आपको समझना पड़ेगा। कुछ हाई डेंसिटी रीजन्स हैं, जैसे भोपाल और इंदौर कॉरिडोर है और जो फर्टाइल चंबल वैली है, वहाँ पर आपको ज़्यादा डेंसिटी देखने को मिलेगी। कारण कि भोपाल तो राजधानी हो गई, तो राजधानी में सब लोग आना चाहते हैं। उसका कारण ये भी है कि वहाँ ज़्यादा बेहतर सुविधाएँ होती हैं, चाहे वो एजुकेशन की हो, हेल्थ केयर की हो या लिविंग स्टैंडर्ड की हो, तो सब लोग भोपाल आना चाहते हैं। इंदौर ड्रास्टिकली इंडिया के वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ में से बन गया है। भारत के सबसे साफ शहर में से एक है इंदौर और स्वच्छ भारत का अवार्ड लगभग 4 से 5 बार इंदौर को मिल चुका है। तो ये दिखाता है कि इस शहर की तरफ भी लोगों का रुझान है। तो यहाँ लोग आना भी चाहते हैं और बसना भी चाहते हैं, इसीलिए ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हो गए। उसके अलावा जो फर्टाइल ग्राउंड्स ऑफ चंबल वैली हैं, वहाँ पर लोग आकर के बसना चाह रहे हैं। वहाँ लोग आकर के अपना कृषि करना चाहते हैं या इन जनरल वहाँ पर फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। सॉरी। भोपाल में 855 पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी है, इंदौर में 841 है, जो कि नेशनल एवरेज से लगभग 3 टाइम्स है और जो एमपी का है उससे लगभग 4 टाइम्स है। तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? फिर कुछ लो डेंसिटी एरियाज़ हैं जहाँ लोग कम रहते हैं, उनमें से या तो पहाड़ों पर लोग कम रहेंगे या जहाँ पर जंगल होंगे, वहाँ पर लोग कम रहेंगे। तो सतपुड़ा वो रीजन है और विंध्य रेंजेस वो रीजन है जहाँ पर लोग अक्सर कम रहते हैं। लोवेस्ट डेंसिटी दिंडोरी में है, दैट इज़ 94 और ये क्वेश्चन एज़ इट इज़ आपका प्रीलिम्स में पूछा गया था कि
मध्य प्रदेश में सबसे लोएस्ट डेंसिटी कहाँ पर है? और दिंदौरी ऑप्शन था, 94 एग्ज़ैक्ट आंसर है, तो ये आपको करना था। बहुत ऐसे ही एकदम आसान से कंसेप्चुअल या कई बार बहुत फैक्चुअल, टेक्निकल इस तरीके के क्वेश्चन्स आपसे प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हो याद करने की, जैसे कौन पहले रहा, कौन सबसे कम है, कौन सबसे ज़्यादा है, इस तरीके के आपको करने चाहिए। फिर देखो अर्बनाइज़ेशन कैसे हुआ? पॉपुलेशन बढ़ी, तो पॉपुलेशन गाँव में बढ़ी और दूसरा पॉपुलेशन शहर में बढ़ी। तो शहर का पैटर्न क्या है? कैसे अर्बनाइज़ेशन मध्य प्रदेश में हुआ है? तो अर्बनाइज़ेशन इज़ इन मध्य प्रदेश जो है, वो प्राइमेट सिटीज़ उसका एक कैरेक्टर रहा है। अब ये प्राइमेट सिटीज़ क्या होता है? जहाँ पर कुछ सिटीज़ ऐसी होती हैं, जिन पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, जबकि स्मॉलर टाउन्स जो होते हैं, उनकी पॉपुलेशन इतनी नहीं बढ़ती। तो ये जो प्राइमेट सिटीज़ हैं, इसका पैटर्न आपको इंडिया के अर्बनाइज़ेशन में रेगुलरली देखने को मिलता है। जैसे पुराने समय में अगर जाओगे तो कोलकाता एक बड़ा शहर रहा, मुंबई बड़ा शहर रहा, दिल्ली बड़ा शहर रहा और साउथ की अगर बात करें तो चेन्नई बहुत बड़ा शहर रहा। तो भारत के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, भारत के हर एरिया में एक बड़ा शहर रहा। वैसा ट्रेंड आप भारत के मध्य भारत को लेकर के नहीं देख पाएँगे। मध्य भारत में कोई इतना बड़ा शहर नहीं रहा जो पूरी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाए या वहाँ पर पॉपुलेशन का विस्तार बहुत ज़्यादा हो, जैसे दिल्ली, मुंबई आदि शहरों में हुआ। तो इंडिया का जो अर्बनाइज़ेशन था, उसने भी प्राइमेट सिटीज़ का कैरेक्टर दिखाया कि कुछ सेंटर्स को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट मिली। लेकिन फिर धीरे-धीरे एनसीआर जैसे डेवलप हुआ या कोलकाता के आउटस्कर्ट्स डेवलप होने लगे, जो मैसिवनेस ऑफ द सिटी है कोलकाता एंड चेन्नई की, वो डेवलप होनी स्टार्ट हुई और उसको और ज़्यादा एक्सटेंड किया गया बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि सिटीज़ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। मध्य प्रदेश के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि एक तो ये भारत के सेंटर में है और भारत के सेंटर में होने के कारण एक बड़ी सिटी यहाँ बनना स्वाभाविक भी था और वो बननी भी थी, अवश्यंभावी भी था, लेकिन बन नहीं पाई। राजधानी भोपाल एक बड़ा शहर है, लेकिन इंडस्ट्री के मामले में जब 1984 में एक हादसा हुआ, उसके बाद से यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी, वो धीरे-धीरे कम हो गई या यूँ कहें कि रुक गई और लगभग बंद हो गई। भारत के बीच में कोई प्राइमेट सिटी नहीं बन पाई। आज जो है करीब 27.6% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन ऐसी है जो अर्बन एरियाज़ में रहती है। 7 करोड़ में से, क्योंकि 7.5 मान लीजिए इसको, तो 7.5 करोड़ है तो उसमें से लगभग 28% पॉपुलेशन जो है, या इसका तीसरा हिस्सा मान लीजिए, स तो लगभग 2.5 करोड़ ही आएगा। 2.5 करोड़ लोग मध्य प्रदेश के शहरों में रहते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि आम तौर पर आप देखेंगे तो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, तो नगर निगम के जो इलाके हैं, वो आराम से 10 प्लस लाख पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इतने ज़्यादा शहर होना मध्य प्रदेश में, ये इस बात का सूचक है कि एक तो शहर साफ-सुथरे होंगे, उनकी डेंसिटी कंपैरेटिवली कम होगी और वहाँ पर जो रिसोर्सेज़ हैं, उनका एलोकेशन ठीक से हो पाएगा। सबसे ज़्यादा अर्बनाइज़्ड डिस्ट्रिक्ट जो है वो भोपाल है। 80 पॉइंट सॉरी 80.9% ऑफ द भोपाल इज़ अर्बनाइज़्ड, या ये कहें कि भोपाल ज़िला जो है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर है। जैसे दिल्ली है, जैसे चेन्नई है, जैसे मुंबई है। ये जो इलाके हैं ये अर्बनाइज़्ड हैं, तो धीरे-धीरे भोपाल को भी उसी तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है। ऑल्सो द अर्बन टाउनशिप प्लानिंग इज़ ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। इंदौर में 74% अर्बनाइज़ेशन है, यानी कि यहाँ पर गाँव देहात का इलाका नहीं है। गाँव इंदौर में नहीं है, भोपाल में नहीं है। और ग्वालियर, ग्वालियर अराउंड 62% है। तो ग्वालियर फिर भी एक ऐसा इलाका है जहाँ पर कृषि योग्य भूमि बची हुई है, जहाँ कंपैरेटिवली लेस अर्बनाइज़ेशन है। तो एक ट्रेंड के तौर पर अगर समझना चाहो तो 2 ही शहर ऐसे हैं, इंदौर और ग्वालियर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग शहरों में रह रहे हैं या शहर के अंदर रह रहे हैं। अब शहर का मतलब क्या है? शहर के मतलब से एक ही इनका अर्थ है कि जहाँ कृषि योग्य भूमि या तो नहीं है, ना के बराबर है, या लोगों का जो प्राथमिक व्यवसाय है, वो
रोजगार है, ना कि कृषि। इसको अर्बनाइजेशन कहा। ऑल्सो जो सोसाइटी के क्लस्टर्स डेवलप हो रहे हैं, वो भी अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन में आता है। डिंडोरी जो है वो 4.6% के साथ सबसे लेस अर्बनाइज्ड है। अभी जो मैं आपको कह रहा था थोड़ी देर पहले, यहां पर जो डेंसिटी है वो भी कम है। तो डेंसिटी कम है, शहर भी यहां पर नहीं है, जंगल भी यहां पर है, आदिवासी इलाके के अंतर्गत आता है। अलीराजपुर जो है दैट इज 7.8% अर्बनाइज्ड। ठीक है, अब इसमें देखो ट्रेंड क्या है, ये जो चीजें हैं ये किस तरफ इशारा करती हैं या क्या बताती हैं वो समझ लो। तो जो ग्रोथ है सैटेलाइट टाउन्स की इंदौर और भोपाल के अराउंड, वो डोमिनेंट प्रोसेस में है, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सैटेलाइट टाउन का मतलब ये है कि शहर जो है, जैसे मान लो कि ये आपका कोई शहर है, तो ये जो शहर है ना, ये ऐसे नहीं बढ़ेगा कि इतना इस तरफ बढ़ रहा है, यहाँ कॉलोनीज बन रही हैं, फिर ऐसे कॉलोनीज बन रही हैं, ऐसे कॉलोनीज बन रही हैं। ये तो प्लान्ड वे ऑफ सिटी हो गया। लेकिन शहर जब अपने नेचुरल तरीके से बढ़ते हैं तो दे आर अनप्लैन्ड। शहर बढ़ते कैसे हैं कि जैसे ये आपका भोपाल है, तो भोपाल में तो चलो सर्कल रेट ज्यादा होंगे, लोगों के पास उतने साधन नहीं होंगे, वो जमीनें नहीं खरीद पा रहे हैं, घर नहीं बना पा रहे हैं। बट यहां से करीब 20 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर ज्यादा नहीं होता है अगर आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आप जनरली आधे घंटे में 20 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं। आधे घंटे में जो लोग भोपाल आकर के अपना रोजगार करते हैं, अगर वो यहां बसना चाहें तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम बिकॉज ऑफ द inflation that is going on in these larger cities of Madhya Pradesh or for that matter any city in India. अब यहाँ अगर लोग ट्रेवल कर रहे हैं रोज 20 से 25 किलोमीटर, तो ये 20-25 किलोमीटर की परिधि जो है वो शहर के चारों तरफ क्रिएट हो जाएगी। जैसे दिल्ली के अराउंड हुआ और बाकी शहरों के अराउंड भी हुआ। दिल्ली के अराउंड गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद और ये जो इलाके डेवलप हुए, ये इसीलिए हो पाए क्योंकि ये दिल्ली से एक तो ज्यादा दूर नहीं थे, और दिल्ली में चूंकि लोगों का रहन सहन, उनके लिए अपने जो दैनिक आवश्यकता है उनको पूरा करना संभव नहीं रहा होगा, तो वो एक कंपैरेटिवली चीपर ऑप्शन की तरफ गए, वहां पर उन्होंने अपना शेल्टर ढूंढा। आज क्या हुआ कि ये जो 20-25 किलोमीटर के दायरे के क्लस्टर्स हैं, इनको जोड़ना पड़ा बाय रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और बाय अदर मींस। तो ये जो छोटे छोटे रेजिडेंशियल टाउनशिप्स डेवलप हुए, ये धीरे धीरे करके भोपाल के अंदर मिल जाएंगे एंड भोपाल साइज विल बी लार्जर। यानी कि जो पैटर्न इंडियन सिटीज के ग्रोथ में देखा गया, वही पैटर्न भोपाल सिटी, इंदौर सिटी, ग्वालियर सिटी के बढ़ने में देखा जा रहा है। इसको कहते हैं सैटेलाइट टाउन ग्रोथ, कि डायरेक्टली शहर ना बढ़े। चंडीगढ़ जैसे शहर बढ़ा तो उसको पहले प्लान कर लिया गया कि ये सेक्टर यहां होंगे, इतने सेक्टर वहां होंगे, और उस तरीके से उसको आगे बढ़ाया गया। बट ये जो शहर हैं, दीज आर गोइंग फॉरवर्ड ऑन अ सैटेलाइट टाउन ग्रोथ पैटर्न, और इनका जो एक्सपेंशन है वो आईटी सर्विस सेक्टर के कारण हो रहा है, क्योंकि जो आईटी सर्विसेज हैं वो जनरली शहर के बाहर खुद को लेकर के जाते हैं। जैसे एक समय पर नोएडा में हुआ था, गुड़गांव में हुआ था, आज से करीब करीब 20 साल पहले, कि जो मेजर आईटी एंड सर्विस कंपनीज थी वो दिल्ली में अपना ऑफिस स्पेस नहीं बाई कर पा रही थी, क्योंकि शायद इतना उस समय इंडिया में इसकी ग्रोथ को लेकर के संशय भी था थोड़ा सा कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने अपने जो बाकी एक्सपेंसेस हैं उनको कम करने के लिए थोड़ा सा दूर जा करके अपने स्पेसेस तलाशना शुरू किया, और जैसे ही वहां उन्होंने स्पेसेस तलाशे, जो इन्फ्लक्स था, क्योंकि वहां काम करने भी लोग आएंगे, उसके साथ साथ जो अदर सर्विसेज हैं वो भी धीरे धीरे ग्रो करेंगी, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेगी अगर जहां पर ज्यादा इन्फ्लक्स ऑफ पीपल है, तो धीरे धीरे करके दिल्ली जो है वो आज एनसीआर के नाम से जानी जाती है। दैट इज द सिटीज अराउंड दिल्ली आर आल्सो कॉल्ड एनसीआर रीजन। अब उसके बाद देखो, ये जो आईटी सर्विस और जो बाकी चीजें डेवलप हुई, उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी डेवलप हुए। तो जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं तीनों चीजों का, कि कैसे तीनों रिलेटेड है, और बाद में एक एक करके उनको और ज्यादा डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने एक पॉपुलेशन का ओवरव्यू देखा कि भाई पॉपुलेशन कैसी है, कैसे बढ़ रही है, किन इलाकों में ज़्यादा बढ़ रही है, किन में कम बढ़ रही है, और किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है। अब उसको आप इंडस्ट्री से जोड़ करके देखें
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जोड़े, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन को जोड़े और फिर इन तीनों को और ज़्यादा गहराई में जब आप समझेंगे तो इस पैटर्न को पूरा समझ और पकड़ पाएँगे। अब देखो ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स होते हैं, दीज़ आर द बैकबोन ऑफ स्टेट्स इकोनॉमी एंड हेवीली इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज़ करेक्ट। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जहाँ पर इंडस्ट्री होगी, वहाँ लोग ज़्यादा आएँगे। क्यों? क्योंकि उस इंडस्ट्री में कोई काम भी करेगा। अब कोई एक व्यक्ति 100 किलोमीटर दूर रहता है, तो वो डेली तो ट्रैवल तो नहीं कर सकता, अपने काम पर जाने के लिए। आप मैक्सिमम 10, 15, 20, 30 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हो। तो उसे ज़बरदस्ती वहाँ रहना पड़ेगा या उसकी मजबूरी हो जाएगी वहाँ रहना जहाँ वो कार्यरत है। जिसके कारण धीरे-धीरे सोसाइटीज़ डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इंडस्ट्री प्लेज़ एन इम्पोर्टेंट रोल और इन्फ्लुएंशियल रोल इन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जिसे डीएमआईसी कहा जाता है, तो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ वेस्टर्न एमपी जो है, वो दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर पड़ता है, जिसके कारण इन सिटीज़ का डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे दिल्ली और मुंबई को जोड़ा गया, तो दिल्ली-मुंबई एक एक्सप्रेसवे बनाया गया, द्रुत गति हाईवे बनाया गया। अब उसका पर्पज़ क्या है? उसका फ़ायदा क्या है? सरकार ऐसे ही इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप कर रही है, इतना ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है किसी प्रोजेक्ट में, तो उसका कोई कारण होगा। सबसे बड़ा कारण तो यही था कि आपका जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है या आपके जो भी सर्विसेज़ हैं, कुछ भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट इज़ मेंट टू सेंड आउटसाइड द कंट्री और यू आर एक्सपोर्टिंग दैट। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोड्यूस, ये सरकार की एक योजना है। उसके तहत एक जिले से एक उत्पाद लेकर के सरकार उसको इंटरनेशनलाइज करना चाहती है। अभी जब हम पीछे पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के तहत सरकार मध्य प्रदेश का जो रॉक बी हनी है, पहाड़ी मक्खी का शहद जो सरकार बना करके बेच रही है, या तेंदुलीव को जो सरकार एक्सपोर्ट कर रही है, या मध्य प्रदेश के जो अदर जिनको हम श्री अन्न कहते हैं, उनको एक्सपोर्ट कर रही है, जो मोटे अनाज जिनको कहते हैं ना, तो मध्य प्रदेश के वो मोटे अनाज सरकार एक्सपोर्ट कर रही है। अब उसको लेकर के जाने की ज़िम्मेदारी एक ऐसे कॉरिडोर को दे दी गई, जो पूरे राजधानी से लेकर के और समुंदर तक को जोड़ता हो। तो दिल्ली से हाईवे स्टार्ट होता है, दिल्ली से राजस्थान से निकलता है, कुछ पोर्शन उत्तर प्रदेश का लगता है, उत्तर प्रदेश का जो अभी एयरपोर्ट बन रहा है उससे जोड़ा गया है दिल्ली-मुंबई ये जो एक्सप्रेसवे है इससे, और मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ पोर्शन है जो इस हाईवे के अंडर आते हैं, फिर ये महाराष्ट्र में एंटर हो जाता है। तो भारत के जो मेजर 6 राज्य हैं, जहाँ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इतना है कि आप उसको एक्सपोर्ट करके बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो, वहाँ की इकोनॉमी को भी और उन एरियाज़ को भी, जहाँ से प्रोडक्शन होता है। तो जब ये द्रुत गति एक्सप्रेसवे निकला, तो इसके कुछ मेजर शहर आ गए एमपी के इस हाईवे के साथ में। इसमें इंदौर है, उज्जैन है, नीमच है और धार है। इन जगहों पर धीरे-धीरे देखा गया कि इंडस्ट्रियलाइज़ेशन ज़्यादा हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि प्रोसेसिंग यूनिट आपको लगानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मालवा रीजन से कॉटन ले लिया और उसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो पहले उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, उसकी पैकेजिंग करनी पड़ेगी। देन उस माल की ढुलाई करके आपको भेजना पड़ेगा उसको एक्सपोर्ट स्टेशन पे, चाहे वो गुजरात भेजें, कच्छ कांडला भेजें या मुंबई पोर्ट पर भेजें। तो पोर्ट तक पहुँचाने के लिए आपको द्रुत गति मार्ग की आवश्यकता होगी। वो सरकार ने प्रोवाइड कर दिया। अब इस हाईवे के साथ-साथ कुछ ऐसे सेंटर डेवलप हो जाएँगे, जिनके लिए आसान हो जाए कि जल्दी से अपना सामान लोड किया, हाईवे पे चढ़े और पहुँचा दिया। एक्सपोर्ट कितना आसान हो गया। तो एक जो कारण है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने का, वो डिपेंड करता है आपकी सर्विसेज़ के ऊपर। आई होप ये क्लियर हो गया। फिर ये तो चलो राष्ट्रीय स्तर का हो गया। एमपी के अंदर भी एक कॉरिडोर है जिसे आप कहते हो भोपाल इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अभी मैंने आपको बताया था कि भोपाल और इंदौर जो हैं दे आर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश। अब जब एक स्टेट में दो शहर डेंसली पॉपुलेटेड है तो उनको आपस में जोड़ दिया गया और जोड़ करके डेवलप किया गया एज इकोनॉमिक जोन्स कंसंट्रेटिंग नियरली 40% ऑफ द स्टेट इंडस्ट्रियल आउटपुट।
पूरे राज्य में जो बनता है उसका लगभग 40% 2 शहरों में बनता है। तो 2 शहरों में जब बनेगा, तो इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड भी ऊपर होगा, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ऊपर होगी और धीरे-धीरे इनके ऊपर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए आप देखोगे कि इंदौर को नेशनल लेवल पर डेवलप किया जा रहा है। भारत के मध्य में एक बड़ा शहर बनाने की कोशिश जो हम कर रहे थे या नेचुरली हो रही थी, वो फाइनली फलीभूत हो जाएगी इंदौर के रूप में। दूसरा, एक तो चलो आपको वेस्ट में चाहिए था एक कॉरिडोर, फिर एक कॉरिडोर थोड़ा-सा सेंटर टू ईस्ट या सेंटर साउथ कह दें, साउथ ईस्ट कह लें, जबलपुर और सिंगरौली बेल्ट को डेवलप किया जा रहा है, जो कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री और एनर्जी प्रोडक्शन पर काम करती है। तो ये आप ऐसे समझे कि जब हम वाटर बॉडीज कर रहे थे, तो तब मैंने आपको डैम्स के बारे में बताया था कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे डैम्स हैं जिनको सरकार अलग-अलग पर्पस के लिए बिजली बनाने और बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करती है। और साथ ही जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो हम पिछली क्लास में देखा, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी सरकार एक्सपोर्ट के लिए, प्रोसेसिंग के लिए या यूजेस के लिए जब बाहर भेजना चाहेगी, तो ऐसे कॉरिडोर डेवलप करने पड़ेंगे। तो 3 मेजर कॉरिडोर्स हैं जो एमपी की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं, नेमली डीएमआईसी, बीआईआईसी और जेएसपी। ये आपको ध्यान रहना चाहिए और इसके कारण जो परिवर्तन होते हैं, उनको आपने समझना चाहिए। फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में एक चीज़ आती है जिसको आप कहते हैं पॉपुलेशन रिसोर्स रिलेशन, कि अगर आपकी पॉपुलेशन लेट्स से बाय एक्स बढ़ रही है, तो व्हाट इम्पैक्ट वुड इट हैव ऑन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ दैट स्टेट। यहां समझो, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में, वो ज्यादातर अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के कारण है। जहां पीने का पानी होगा, जहां करने को खेती होगी, जहां क्लाइमेट नॉर्मल होगा, जिसे आप कह सके कि बहुत अतिवृष्टि नहीं, अनावृष्टि नहीं, बाढ़ नहीं, सूखा नहीं, बहुत ज्यादा धूप नहीं, बहुत ज्यादा ठंड नहीं, इस तरीके के इलाके में आपको पॉपुलेशन अक्सर ज्यादा दिखती है। ये पूरे दुनिया का पैटर्न है। जहां एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी, कोई वहां रहना पसंद नहीं करेगा, दे विल इवेंचुअली माइग्रेट फ्रॉम दैट प्लेस, कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, क्योंकि आपको जो भी है अपना व्यवसाय करना है। आपको ऐसा तो है नहीं कि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में आपको अपने आप खाने को मिलता रहेगा, है ना? यू विल हैव टू वर्क समवेयर, तो आप दूसरी जगह माइग्रेट करके वो काम करते हो। तो ऐसी कौन सी प्लेसेस हैं जहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत बेहतरीन है और अब सुविधाएं ज्यादा हैं? उसमें से 3 रीजन्स मेनली दिए गए हैं। पहली, नर्मदा वैली कहा गया है। नर्मदा वैली में हाई पॉपुलेशन कंसंट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक सॉइल या जो रेगड़ मृदा है और पानी की उपलब्धता है कृषि के लिए, वो बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पानी अच्छा है, जहाँ मिट्टी अच्छी है, जहाँ क्लाइमेट अच्छा है, लोग वहाँ आकर के बसना चाहते हैं। इसीलिए ये जो नर्मदा वैली है, वहाँ पर लोगों ने ज़्यादा बसावट की और जहाँ लोग ज़्यादा बसेंगे, अब पूरा दारोमदार कृषि पर तो हो नहीं सकता। जहां लोग ज्यादा बसेंगे, वहां धीरे-धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, या द गवर्नमेंट विल आल्सो ट्राई टू पुट सम काइंड ऑफ इंडस्ट्री ओवर देयर, क्योंकि इतने लोगों की आजीविका का भी तो ध्यान रखना है। तो सरकार कोशिश करेगी कि जहां पर इतने लोग अवेलेबल हैं, वहां पर लेबर अवेलेबल हो सकता है और लेबर के कारण जो ग्रोथ होगी, जो इनकम होगी उन लोगों की, दैट विल आल्सो हेल्प in the growth of that region or in the growth of that city, and subsequently that region will become a bigger city in that state. भोपाल इंदौर ऐसे ही डेवलप हुए। दूसरी जो बेल्ट है जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है, दैट इज सिंगरौली। सिंगरौली को एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। इसका कारण एक तो आप डैम से रिलेट कर लीजिए, वाटर बॉडी से रिलेट कर लीजिए, और दूसरा जो हाई माइग्रेंट पॉपुलेशन है वेस्ट कोल रिजर्व के कारण और थर्मल पावर प्लांट्स के कारण, वो यहाँ पर आती है, क्योंकि यहाँ से कोयला निकलता है। तो कोयले की खदानों में काम करने वाले लोग भी यहाँ आते हैं। सरकार थर्मल पावर प्लांट जब लगा रही है, तो उसमें काम करने के लिए व्यक्ति भी चाहिए, उससे एसोसिएट करने के लिए लोग भी चाहिए, जिसके कारण यहाँ
population density becomes higher. दूसरा, यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है वो अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के कारण बढ़ जाता है। तीसरा, जो ट्राइबल बेल्ट है, झाबुआ, अलीराजपुर और मंडला, ये जो बेल्ट है ये दिखाता है कि हाई पॉपुलेशन, लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन पैटर्न, जहां पर बर्थ रेट जो है वो फॉरेस्ट इकोनॉमीज के लिए सबसिस्टेंस लेवल पर है। अब यहां ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लोग अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, बट वो उतना ही रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं जितने में अपनी पॉपुलेशन को सस्टेन करा पाए। ठीक है, तो ये कुछ मेजर कैटेगरीज हैं अगर आप देख पा रहे हो तो। और अब उनमें लीड कौन कर रहा है और कम कौन है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, बट जस्ट फॉर अ रिवीजन आप कह सकते हो, क्विक रिवीजन। तो उसको आप देखिए कि पॉपुलेशन जो है वो इंदौर में सबसे ज्यादा है, सेक्स रेशियो बालाघाट में सबसे ज्यादा है, लिटरेसी जबलपुर में सबसे ज्यादा है, एससी पॉपुलेशन इंदौर में सबसे ज्यादा है, एसटी पॉपुलेशन धार में सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब अगर इनका सबसे कम बात करें तो कम कौन सा है? पॉपुलेशन हरदा में सबसे कम है और निवारी में भी सबसे कम है अभी के आंकड़ों के अनुसार। 2011 के आंकड़ों के हिसाब से हरदा में सबसे कम थी, आज के आंकड़ों के हिसाब से निवारी में सबसे कम है। सेक्स रेशियो भिंड में सबसे कम है, लिटरेसी अलीराजपुर में सबसे कम है, एससी पॉपुलेशन झाबुआ में सबसे कम है और एसटी पॉपुलेशन अलीराजपुर में सबसे कम है। क्लियर? तो ये छोटे छोटे आंकड़े साथ में देखते चले। अब हम मध्य प्रदेश का जो इंडस्ट्रियल लैंडस्केप है उसकी तरफ बढ़ते हैं और इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई मध्य प्रदेश में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज मेजरली काम कर रही हैं और कितनी इंडस्ट्रीज के कारण मध्य प्रदेश का जो ग्रोथ है या ग्रोथ रेट है वो ऊपर जाता जा रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम एग्रेरियन इकोनॉमी टू इंडस्ट्रियल हब, और करंटली जो सेंट्रल लोकेशन है, सरप्लस पावर है, साथ ही मिनरल रिजर्व्स की जो वैरायटी इनके पास है वो इन्हें एक स्ट्रेटेजिक डेस्टिनेशन बना देती है फॉर इन्वेस्टमेंट। धीरे धीरे लोगों का ध्यान मध्य प्रदेश की तरफ जा रहा है बिकॉज पहले राजधानी के नजदीक या बड़े बड़े सेंटर्स और शहरों के नजदीक इसके डेवलपमेंट को लेकर गया भारत के जो पुराने समय के जो व्यक्ति थे या जो प्रधानमंत्री स्तर के या मंत्री, केंद्रीय मंत्री स्तर के जो लोग रहे, उन्होंने उन रीजन्स को डेवलप करने के बारे में विचार किया जो ऑलरेडी डेवलप्ड थे। क्योंकि एक नए सिटी को डेवलप करना बहुत ही श्रम साध्य कार्य है, लेकिन जब हमारे बड़े-बड़े सेंटर्स ओवर क्राउडेड हो गए या बन करके उनकी ग्रोथ का और ज़्यादा स्कोप नहीं बचा वहाँ की इंडस्ट्री के लिए, तो अब जो बी बी टाउन्स हैं हमारे, सी टाउन्स हैं, उनकी तरफ बढ़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश में पावर है, अच्छे रीजन्स हैं, टेम्परेट क्लाइमेट है, एक अच्छी जगह बन जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए एंड फॉर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। स्टेट जो है अभी 6 मेजर इंडस्ट्रियल जोन्स में बटा हुआ है जो कि कई थ्रस्ट सेक्टर्स पर काम कर रहा है, जैसे फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल एंड ऑटोमोबाइल्स। ये जो थ्रस्ट सेक्टर्स होते हैं इनको कहा जाता है कि आपकी इकोनॉमी को बूस्ट जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोसेसिंग यूनिट्स लगती हैं उन फूड प्रोसेसिंग यूनिट से जो प्रोडक्शन होता है दैट इज यूटिलाइज्ड बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री, और आप जो बना रहे हैं अगर लोग उसको यूज कर रहे हैं दैट मीन्स उसकी आवश्यकता बनी रहेगी और चलती रहेगी। कपड़ों के साथ भी ऐसा ही है, ऑटोमोबाइल्स के साथ भी ऐसा ही है। तो ये मेजर कुछ सेक्टर्स हैं, 6 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स हैं जो मध्य प्रदेश में बने हुए हैं जहां पर अलग अलग चीजें बनती हैं और जो स्टेट के डेवलपमेंट को और ज्यादा बढ़ा रही हैं। अब हम एक एक करके इन इंडस्ट्रियल जोन्स की बात करेंगे कि कौन कौन से रीजन्स हैं, कौन कौन से क्लस्टर्स हैं। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म नहीं है, ये स्पेसिफिक क्लस्टर्स के अराउंड बेस्ड है, क्योंकि वहां से रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होती है और कनेक्टिविटी भी बहुत बेहतर है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी और जो कनेक्टिविटी विद द पोर्ट और मेन स्ट्रीम रीजन्स ऑफ इंडिया है, वो जब तक नहीं होगी, तब तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो भोपाल, इंदौर जैसे जो शहर हैं, वो दिल्ली, मुंबई द्रुतगति राजमार्ग से जुड़े हुए हैं। वहाँ से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज़ ईज़ियर टू बी एक्सपोर्टेड। इसलिए लोग वहाँ आकर के बसना चाह रहे हैं।
तो पहला जो रीजन है जिसको कहा जाता है इंदौर, देवास, पीथमपुर, ये बड़ा इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन है। इसमें इकोनॉमिक इंजन के तौर पर इसे जाना जाता है, सबसे बड़ा रीजन यही है। धार में पीथमपुर है, जिसे डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा है। बड़ी-बड़ी कंपनियां जो ट्रैक्टर बनाती हैं या ऑटोमोबाइल, जिसको हम साधारण भाषा में कहा जाता है, ऑटोमोबाइल जो बनाती हैं वो पीतमपुर में बेस्ड हैं, जैसे आइसर हो गया, फोर्स मोटर्स हो गया, महिंद्रा हो गया। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होने के कारण यहाँ क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रियल टाउनशिप बन गया है। इंदौर में फार्मास्यूटिकल्स बनते हैं, जैसे सिप्ला है, ल्यूपिन है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो बड़े सेंटर्स हैं जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, इन्होंने भी इंदौर में अपने ब्रांचेस रखी हुई हैं। आजकल अगर आप देखोगे तो जो जितने भी बड़े-बड़े, कोई भी आप चाहे किसी भी स्तर की कोई भी कंपनी हो या कोई भी उद्यम हो, वो इंदौर जाना चाहता है, क्योंकि इंदौर को एक बड़ा सेंटर ऑफ सेंट्रल इंडिया माना जाता है। फिर तीसरा है देवास। देवास अपने बैंक नोट प्रेस के लिए जाना जाता है, साथ ही जो हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए जाना जाता है। हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का मतलब जो है कि आपके जो एग्रीकल्चरल गुड्स बनते हैं, एग्रीकल्चरल मशीनरी बनती है, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। तो एक जगह पर दवाइयाँ बनती है, फार्मास्यूटिकल्स बनता है, एक जगह हैवी इंडस्ट्रीज का जो सामान है वो बनता है, और एक जगह ऐसी है जहां पर जो मेजर इकोनॉमिक इंजन कहे जाने वाला जो स्थान है, जहां पर आइशर, फोर्स मोटर या महिंद्रा जैसे ऑटोमोबाइल्स बनते हैं, वो अपने आप में ग्रोथ इंजन के तौर पर काम करते हैं। तो ये जो रीजन है, दिस इज नोन एज ग्रोथ रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। क्लियर? अब देखो दूसरा क्लस्टर कौन सा है। मैंने दो बताए थे पहले, भोपाल और इंदौर। तो दो बड़े वही हैं, तो दोनों में पहले जो बड़े होंगे वो भोपाल और इंदौर आएंगे। इंदौर हमने पहले देख लिया। अब देखो भोपाल, बैरागढ़ और मणिदीप जो रीजन है, या मानीदीप, आप उसको जो भी कहें, मंदीदीप कहें, मानीदीप कहें, वैसे तो मंडी डीप पढ़ना चाहिए आपने इसे, वो रीजन है। तो यहां पर जो मेजर इलेक्ट्रिकल एंड हेवी इंजीनियरिंग का सामान है वो बनाया जाता है। रायसेन जिले में ये मंदीदीप है, और इसे हाउसेस द फर्स्ट ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री ऑफ इंडिया, जो जापानीज कोलैबोरेशन में बन रहा है, वो रायसेन में ही बन रहा है। भोपाल हैवी इलेक्ट्रिक्स के लिए, हैवी इंजीनियरिंग के लिए, और जापानीज कोलैबोरेशन में रायसेन जो काम कर रहा है। साथ ही जो मेजर फर्म्स हैं जैसे HEG है, वो भी यहीं पर लोकेटेड है। काम क्या करती हैं? ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाते हैं। अब इनका यूज क्या होता है? इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड दो छड़ होती हैं, जो आपकी बैटरीज हैं, जिन जो आजकल तो जैसे ईवीज में यूज की जा रही हैं, इन्वर्टर बैटरीज हैं, ट्रैक्टर में बैटरीज यूज होती हैं, या हमारे जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं ना, उनमें बैटरीज यूज होती हैं। आपकी गाड़ी है उसमें बैटरी लगती है, आपकी बाइक है उसमें बैटरी लगती है, इन्वर्टर में बैटरी लगती है, या जो भी आपका सामान है आजकल जो आप यूज कर पा रहे हैं, ज्यादातर में बैटरी का यूज हो रहा है, ईवी में तो खासकर। तो वो जो बैटरीज बन रही हैं उसमें इलेक्ट्रोड्स की आपको आवश्यकता होती है। उसके बाद आप उसमें केमिकल पोर करते हैं और वो फंक्शन करती है आपकी बैटरी। तो वो जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो HEG बनाती है, और ये HEG रायसेन में बेस्ड है। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि यहीं से इसे रॉ मटेरियल भी मिल जाता है और अच्छी वर्कफोर्स भी मिल जाती है, जिससे लोग भी खुश रहते हैं, रीजन भी खुश रहता है, स्टेट भी खुश रहता है। भोपाल इज डोमिनेटेड बाय भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो कि एक PSU है, 1964 में स्टैब्लिश किया गया था। हैवी जितने भी, चाहे वो एग्रीकल्चरल गुड्स हो या जैसे ऑटोमोबाइल्स में लगने वाले जो बड़े-बड़े पार्ट्स हो, वो यहाँ पर बेस्ड है। अब देखो एक तो जो भेल काम करता है उसमें ज़्यादातर आयरन का यूज़ होता है। तो आयरन ओर यहाँ से प्रॉक्सिमिटी में है। चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात कर लें या मध्य प्रदेश के जो ईस्टर्न इलाके हैं उनकी बात कर लें, तो आयरन ओर की अवेलेबिलिटी बहुत पास है, चीप लेबर अवेलेबल है, बड़ा रीजन है,
पानी की अवेलेबिलिटी है जो इस इंडस्ट्री में काम आता है। साथ ही जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, दे ऑल्सो सूट दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री। तो पानी ले लेते हैं, आयरन ओर ले लेते हैं, उसको साफ करके आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद जो हेवी इंजीनियरिंग गुड्स होते हैं वो बनाते हैं। चाहे ऑटोमोबाइल्स के बॉडी पार्ट्स बनाना हो या एग्रीकल्चरल गुड्स के जो भी हेवी आइटम्स हैं वो बनाने हो, वो सब भेल बनाता है और वो मेजरली भोपाल के अराउंड सेंटर्ड है या कहें कि डोमिनेटेड है भोपाल के अंदर, ठीक है? जो भोपाल की ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा भेल के कारण मानी जाती है। एक और चीज़ है भोपाल के साथ तो पहल जब डेवलपमेंट की शुरुआत हो रही थी भारत में इन द डेकेड्स ऑफ 70s एंड 80s, तो उस वक़्त सरकार बहुत प्रयास कर रही थी कि भारत को जो परमिट राज है उससे बाहर निकाला जाए, कोशिश की जा रही थी भारत में वो इंडस्ट्री डेवलप की जाए जहाँ जो सामान हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। और बाहर के सामान के साथ इंडिया को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए जो नई टेक्नोलॉजी थी, उसके ऊपर भारतीय कंपनियाँ जब काम करती थी, तो उनको और ज़्यादा बेहतर सुविधाएँ प्रदान सरकार के द्वारा की जाती थी, चाहे वो ज़मीन के मामले में हो, पावर के मामले में हो या जो भी नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, उनके मामले में हो। भोपाल में ऐसा ही एक कारखाना लगा, जो कि एक बड़ी दुखद घटना के ऊपर अंत हुआ। यूनियन कार्बाइड जो था 1984 में, उसमें एक हादसा होता है और वहाँ करीब-करीब बहुत बड़ी संख्या में लोग इससे हताहत होते हैं और उसके बाद शायद भोपाल के लोगों का भी और पूरे मध्य प्रदेश में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था, उससे विश्वास उठना शुरू हुआ और लोगों ने इसका विरोध भी किया कि जब उनके यहाँ पर ऐसे टाउनशिप लगाने शुरू हुए, तो वो पूछने लगे, पता करने लगे कि क्या इसमें कोई ऐसे केमिकल्स तो नहीं है? क्या कोई ऐसी त्रासदी तो नहीं आ सकती जैसी 1984 में आई थी? तो फिर उन्हें बाहर भेजा जाने लगा। उसका नुकसान बाकी शहरों को हुआ, जैसे राजस्थान के कई शहर हैं, दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर वो इंडस्ट्री है जो आज भी या तो नदियों को दूषित करती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट जब नदियों में मिलता है तो वो पानी पीने या प्रयोग करने लायक नहीं रहता। तो इसीलिए मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के मामले में सफल हो पाया, क्योंकि यहाँ की नदियाँ, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज़ को इंडस्ट्री के द्वारा बर्बाद नहीं किया गया। नर्मदा नदी, शिप्रा नदी, तापी, माही, ये जो आज तक अपने मूल रूप में हैं, कुछ डिस्टॉर्शंस तो सोसाइटी के कारण आ जाते हैं, दैट्स ओके, क्योंकि लोग जहाँ रहते हैं तो वो अपना कचरा वगैरह या जो भी वेस्ट होता है उसके लिए इन्हीं नेचुरल वाटर बॉडीज़ का प्रयोग करते हैं ताकि उसे दूर भेजा जा सके शहरों से, जिससे शहरों में गंदगी ना हो। लेकिन जो मेजर इंडस्ट्रियल कचरा है, उसके कारण अभी तक मध्य प्रदेश के कोई वाटर बॉडी जो हैं वो इतने खराब नहीं हुए हैं। तो उसमें आप कहें कि भोपाल का कंट्रीब्यूशन है बिकॉज़ ऑफ 1984 जो यूनियन कार्बाइड में हादसा हुआ उसके बाद से लोगों ने कम अवेयरनेस की बजाय एक एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाया, जो इकोनॉमिक टाउनशिप्स डेवलप हो रही थी मध्य प्रदेश में उसके अराउंड। वैसे तो नेगेटिव साइड ऑफ द स्टोरी है बट स्टिल तीसरा जो बड़ा इंडस्ट्रियल क्लस्टर है या इंडस्ट्रियल रीजन है मध्य प्रदेश का वो है ग्वालियर मलनपुर रीजन। अब यहाँ पर क्या है, दिस इज द इंडस्ट्रियल गेटवे ऑफ नदर्न एमपी। जो मलनपुर है वो भिंड में है, मेजर इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर है जो फूड प्रोसेसिंग, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम करता है। ग्वालियर में ट्रेडिशनल टेक्सटाइल और जो लाइट इंजीनियरिंग है वो की जाती है। टेक्सटाइल भोपाल और लाइट इंजीनियरिंग भोपाल। उसके अलावा जो मलनपुर है भिंड में, वहां पर ज्यादातर ये जो चिप वगैरह बनाने का काम है, इलेक्ट्रॉनिक चिप या केमिकल, केमिकल किस तरीके के हो सकते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स आप बनाते हैं तो वो भी एक काइंड ऑफ केमिकल ही है। डाई करने का जो केमिकल बनता है वो भी एक काइंड ऑफ केमिकल ही है। बहुत सारे हैं जो केमिकल्स बनाने की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, तो इसमें ये रीजन है। फिर देखो चौथा जो रीजन है वो जबलपुर कटनी सतना बेल्ट है। यहाँ पर इसे मिनरल हब कहा जाता है। सिटी ऑफ लाइम के नाम से भी कटनी को जाना जाता है। सिटी ऑफ लाइम क्या है? ग्लोबल हब फॉर स्टोन एंड सीमेंट रॉ मटेरियल। लाइम का मतलब लाइम स्टोन, लाइमस्टोन मतलब चूना। तो कटनी जो है उसको सिटी ऑफ लाइम, चूने का शहर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो ज्यादातर सप्लाई है वो यहीं से होती है ऑफ द रॉ मटेरियल। जबलपुर को डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट के लिए जाना जाता है, गन
कार्ट्रिज फैक्ट्री और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यहाँ पर है। और जबलपुर वैसे भी एक मिलिट्री टाउनशिप है। यहाँ भारतीय जो रक्षा दल है, उनकी टाउनशिप भी बनी हुई है। तो एक पूरी छावनी भी है जबलपुर में, जहाँ पर फौजी रहते हैं। तो जैसे एक अंबाला है, या इधर आप नीचे आएँगे तो मेरठ है, ठीक है? फिर राजस्थान में है, जैसे बीकानेर है, जैसलमेर है। इधर आप आएँगे तो जबलपुर है ना? तो इस तरीके से अलग-अलग शहरों में अलग-अलग टाउनशिप्स होती। कानपुर में भी है ऑफ इंडियन जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी डिप्लॉयमेंट। तो वैसे जबलपुर में भी है, और सरकार ने यहाँ पर डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट डाल दी। गन कार्ट्रिज बनाने की फैक्ट्री और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, मतलब हथियार बनाने की फैक्ट्री यहाँ पर है। सतना या रेवा जो है उसको सीमेंट हब कहा जाता है। यहाँ पर लाइमस्टोन के डिपॉजिट्स ज़्यादा है, और कटनी पास में, तो यहाँ से लेकर के रॉ मटेरियल और ये बना देते हैं सीमेंट। तो सतना को सीमेंट हब ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है? फिर है बीना सागर रीजन, इमर्जिंग पेट्रोकेमिकल हब के नाम से इसे जाना जा रहा है। भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड, BORL, ये जो है स्टेट फ्यूल एंड केमिकल नीड्स को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। ओमान के साथ मिलकर के ये जो उपक्रम चलाया जा रहा है, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड, बोरल, ये इस रीजन को आगे बढ़ाने का काम करेगा। क्योंकि हमें ये पता है कि ये उपक्रम यहाँ पर चल रहा है, और इस उपक्रम के कारण जो डेवलपमेंट है वो और ज्यादा तेजी से होने वाला है। फिर देखो कितने टाइप की इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में है, उसका क्लासिफिकेशन अगर आपको करना हो तो इस रूप में करो। पहला, शुगर इंडस्ट्री है। ये एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। तो एग्रीकल्चर के साथ जितने ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकते हैं, जितने ज़्यादा वेरिएशंस हो सकते हैं, वो सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। पहले टाइप की इंडस्ट्री कृषि आधारित इंडस्ट्री। इसमें क्या आएगा? चीनी बनाने का उपक्रम आएगा। तो पहली शुगर मिल जो है वो जावरा, रतलाम में लगी थी 1934 में, और जो मेजर शुगर मिल्स है उनमें बरलाई इंदौर में है, सेठ गोविंदास माहिदपुर में है। उसके बाद यहाँ तो चीनी बनाने का उपक्रम चलो हो गया, तो अक्रॉस इंडिया पहले होता था। दूसरा, गन्ने से आपने चीनी बना ली, कॉटन से आप कपड़े बनाओगे। तो एमपी जो है वो कॉटन प्रोडक्शन में सबसे ऊपर है, और पहली मिल जो है वो बुरहानपुर ताप्ती मिल 1906 में लगी थी। इंदौर जो है वो लार्जेस्ट सेंटर था, इसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है। और जो मुंबई का डेवलपमेंट हुआ, या गुजरात का जो डेवलपमेंट हुआ, या बंगाल का जो डेवलपमेंट हुआ, उसका मेजर रीजन कपास था। आजादी के समय से करीब 50 वर्ष पूर्व, जब अंग्रेजों को पता चला कि ये सेंटर्स कितने रिच हैं इन कॉटन प्रोडक्शन, तो चटगांव की जो मिलें हैं जहां पर टेक्सटाइल्स बनाए जाते थे, वैसा ही कुछ हाल मुंबई की मिलों का भी था। मुंबई में भी कपड़ा बनाने की बहुत सारी यूनिट्स थी, क्योंकि रॉ मटेरियल महाराष्ट्र और गुजरात और मध्य प्रदेश से जाया करता था। तो स्वाभाविक था कि टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो यहाँ पर भी लगे। और फिर जो उन मिलों के मालिक थे, वो आगे चल करके भारतीय राजनीति में शामिल होना, या भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने जैसे कदम उन्होंने उठाए। सॉरी। फिर देखो, एग्री बेस्ड इंडस्ट्री में तीसरी जो बड़ी इंडस्ट्री है दैट इज सोयाबीन, जो एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। तो एमपी को सोया स्टेट कहा जाता है। सोया स्टेट, दैट इज, दिस इज अ वेरी क्यूट नेम बाय द वे, सोया स्टेट। और लार्जेस्ट सोयाबीन प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो उज्जैन के अंदर है। जो सोया रिसर्च सेंटर है वो इंदौर के अंदर है। तो उज्जैन और इंदौर में सोयाबीन प्रोडक्शन, सोयाबीन मिल, और जो उस पर रिसर्च है उसका काम हो रहा है। फिर ऑयल है, जैसे सरसों पैदा हो रही है तो सरसों से आप ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उस ऑयल की प्रोसेसिंग, उस ऑयल की पैकेजिंग एंड एक्सपोर्ट, वो मुरैना और ग्वालियर के आसपास बहुत ज्यादा होता है। ये हब है ऑफ मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि एमपी में गेहूं, चावल, गन्ना, सरसों, ज्वार, बाजरा, कपास, ये जो फसलें हैं दालों के अलावा, ये मेजरली होती हैं अलग अलग रीजन्स में, दैट यू नो। ठीक, फिर आ जाओ आगे। चलिए,
अब देखो, दूसरा, पहला तो हो गया एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, एग्रो बेस्ड जो रीजन्स हैं वो। उसके बाद है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एक तो आप प्रोडक्शन कर रहे हो ज़मीन के ऊपर, कृषि कर रहे हो वगैरह जो भी है, और एक आप ज़मीन से जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो ज़मीन से जो रॉ मटेरियल निकलेगा उसका भी कुछ बनाओगे। सबसे पहले क्या बनाओगे? सीमेंट बनाओगे। एमपी उसमें एक लीडर है, लीडर प्रोड्यूसर है। तो पहली फैक्ट्री जो है एसीसी, वो बर्नमोर में, मुरैना में लगी थी 1922-23, और जो मेजर क्लस्टर है वो सतना, कटनी, नीमच और दमोह जैसे सेंटर्स हैं। ये आप बात कर चुके हो। फिर आयरन ओर जो निकलते हैं या जो स्टील इंडस्ट्री है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो इंदौर और जबलपुर के अराउंड सेंटर्ड है। तो जबलपुर में मैंने आपको अभी बताया था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है, तो ज्यादातर जो ओर्स हैं वो यहाँ पर यूज हो जाते हैं। उसके अलावा जो भेल है, जो जबलपुर में अपना काम करता है, वो भेल से यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी सप्लाईज ऑफ द हेवी मशीनरी वो किया जाता है। फिर कॉपर है, बालाघाट जो है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के लिए ओर सप्लाई करता है। तो जो ओर्स हैं वो अयस्क उनको कहा जाता है। अयस्क को प्रोसेस करके धातु निकाली जाती है। तो दो चीजें हैं कि पहले तो अयस्क को प्रोसेस करने वाली यूनिट लगेगी, फिर वहां से जो प्रोडक्शन होगा दैट विल यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल और एज अ प्राइमरी मटेरियल फॉर एनी अदर इंडस्ट्री। कि अगर हथियार भी बनाने हैं आपको, तो पहले आपको लोहा चाहिए उसके लिए, या कोई और इंडस्ट्री है उसके लिए स्टील चाहिए। तो पहले वो स्टील और लोहा कहाँ से आएगा? उसके लिए एक अलग इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी जो मिनरल्स को और जो आपके अयस्क हैं उनको प्रोसेस करेगा। ठीक। उसके बाद जो बड़े क्लस्टर्स हैं वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री के होते हैं। पहला जो जमीन से पैदा हुआ, दूसरा जो जमीन से निकला, और तीसरा जो जंगल से मिला। तीन तरीके की इकोनॉमी मेजरली है। तो नेशनल न्यूज प्रिंट और जो पेपर मिल है जिसे नेपा कहा जाता है, वो बुरहानपुर में है, बुरहानपुर के नेपा नगर में है। दो चीजें हैं, रोज अखबार आता है, अखबार का जो पेपर होता है वो बनाने का काम नेपा नगर में होता है। दूसरा जो सिक्योरिटी पेपर मिल है, ये नर्मदापुरम इटारसी में है। ओरिएंट पेपर मिल जो है अमलाई शहडोल में है। फिर फॉरेस्ट से और क्या मिलता है? तेंदुपत्ता मिलता है। एक तो ये हो गया कि पेपर इंडस्ट्री फॉरेस्ट से बनती है, पेड़ों को काट करके आपका अखबार बनाते हैं। तेंदुपत्ता जो जंगलों से निकलता है उससे बीड़ी बनाई जाती है, ये आप जानते हैं। तो जबलपुर में, सागर में तेंदुपत्ते का प्रयोग करके बीड़ी के जो इंडस्ट्री है उसको डेवलप किया जा रहा है। अच्छा, इनमें बड़े सेंटर्स बनाने वाले कम हैं, ये सारा सप्लाई हो जाता है पश्चिम बंगाल में, वहां पर बनाते हैं फिर इस तेंदुपत्ते से बीड़ी। लाख की जो इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट फैक्ट्री है उमरिया में। तो लाख आपने देखा होगा, लाख ही आमतौर पर एक तरीके का फॉरेस्ट प्रोड्यूस ही है, हमने किया भी था, कि जिससे ज़्यादातर जो राजस्थानी कंगन वगैरह होते हैं वो इससे बनाए जाते हैं। तो डेकोरेशन का सामान बेसिकली इससे बनता है। खिलौने वगैरह भी आजकल बनाए जाने लगे हैं। तो ये बता दिया मैंने, भेल कहाँ है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ है, बैंक प्रेस नोट और ये गन कार्ट्रिज फैक्ट्री, ये सारे आप जानते ही हो। बस इनको समराइज कर दिया है, तो एक बार इनको देख लेना थोड़ा सा, अगर कहीं पर आपको दिक्कत आए या भूल चूक हो जाए आपसे। ठीक है। उसके बाद देखो, मेजर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव जो है वो सरकार के द्वारा कौन से लिए गए हैं, माने सरकार कैसे जो ग्रोथ है उसको हेल्प कर रही है, और कैसे इनिशिएटिव लेकर के सरकार ग्रोथ कराना चाहती है इस रीजन की। चलो, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर जो है वो पहले 6 सेंट्रल और 26 स्टेट के कौन कौन से हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो ग्रोथ सेंटर है उसमें पीथमपुर, धार में, पन्ना, भिंड, रायसेन, मंडला, झाबुआ, ये रीजन्स है जहां पर सरकार ने ग्रोथ सेंटर्स ऑलरेडी अक्नॉलेज किए हैं और उनको आगे बढ़ाने का काम सरकार कर रही है।
दूसरा एसईजेड है। तो एसईजेड का मतलब होता है कि सरकार ऐसे इकोनॉमिक टाउनशिप्स बना रही है, इकोनॉमिक ज़ोन्स बना रही है, जो स्पेसिफिकली फॉर इकोनॉमिक पर्पज़ ही यूज़ किए जाएँगे। जैसे अगर इंडिया में कहीं पर कारें असेंबल हो रही हैं, तो उसे एक स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन बना दिया। या किसी ज़िले में सरकार ने लेट्स से कि 500 एकड़ ज़मीन इंडस्ट्री के लिए एलोकेट कर दी कि आप यहाँ करके अपने प्रोसेसिंग यूनिट्स, अपने वेयर हाउसेज़ या फॉर योर नीड्स, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स आपको जो करना है वो कर सकते हैं और यहाँ की जो ग्रोथ है उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो ये जो एसईजेड्स हैं, ये मल्टी प्रोडक्ट एसईजेड हो सकते हैं, वो पीथमपुर में, इंदौर में आईटी स्पेसिफिक एसईजेड हैं। सॉरी। कई तो रीजन ऐसे हैं जहाँ सरकार कहेगी कि यहाँ आप अपनी फैक्ट्री डाल लो, वेयर हाउस लगा लो या गोडाउन बना लो, असेंबल यूनिट बना लो, ऐसा कुछ बना सकते हो। दूसरा, सरकार जमीन देगी फॉर आईटी एंड सर्विसेज कि यहाँ आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाओ, उसमें अपना ऑफिस स्पेस बनाओ और उस ऑफिस स्पेस में हमारे जो नौजवान हैं उनको आप रोजगार दो। फिर क्रिस्टल आईटी पार्क हो सकते हैं जैसे इंदौर में है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की आप बात कर चुके हो, ये मेजरली सेंट्रल और नेशनल और जो लोकल लेवल है, जो स्टेट लेवल है उस पर होते हैं। तो डीएमआईसी का मैंने आपको बताया था। अटल प्रोग्रेस वे है, ये इंडस्ट्रियल क्लस्टर है जो कि डेवलप किए जा रहे हैं चंबल रीजन में। उसके अलावा नर्मदा प्रगति वे भी कहा जाता है। ये ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश को इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स के सहारे जोड़ने की कोशिश करता है। तो सरकार तो ये चाहती है कि एक ऐसा कॉरिडोर डेवलप हो जाए जिसे आप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम से ही जाने, और ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ड्राइव करेगा मध्य प्रदेश की ग्रोथ को। अब फिर देखो इसमें कुछ चैलेंज भी आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? सबसे बड़ा तो चैलेंज आता है रीजनल इम्बैलेंस का, कि एक रीजन को आप इतना डेवलप कर दोगे और दूसरे रीजन को आप बिल्कुल पीछे छोड़ दोगे। जैसे इंदौर और भोपाल को तो डेवलप कर दिया, लेकिन बुंदेलखंड और बघेलखंड को छोड़ दिया। तो इन रीजन्स की क्या गलती है? गलती कुछ नहीं है। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो ये सूटेबल नहीं है फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि ना तो यहाँ पानी है, ना यहाँ क्लाइमेट वैसा है कि आप काम बेहतर तरीके से कर पाएँ। इसीलिए इसे नेग्लेक्ट भी किया गया, लेकिन हमें इन कारणों को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना होगा और इन रीजन्स को जो पीछे छूट गए हैं उन्हें डेवलप करना होगा। फिर इनलैंड लोकेशन है, जो सी पोर्ट से जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता जाता है रीजन्स का, उसे एक टाउनशिप के तौर पर डेवलप नहीं किया जाता। तो देखो मध्य प्रदेश तो सेंटर में है, ऐसा किया जा सकता है कि इस रीजन के जितने भी प्रोडक्शंस हैं, उनको आप भेज दें मुंबई, और इस रीजन के जितने भी हैं उनको आप इस पोर्ट पर कहीं वाइजैक साइड में भेज दें, जहां से आगे इनको बढ़ाया जा सके। फिर जो सेंट्रल रीजन्स हैं, उनकी प्रॉक्सिमिटी देख करके किस किस रीजन के साथ है, इस आधार पर भी डेवलप किया जा सकता है। इंडस्ट्री रेडी वोकेशनल ट्रेनिंग जो है ट्राइबल एरियाज में वो नहीं हो पा रही है। यानी कि बच्चे एजुकेशन को टेकअप नहीं कर रहे हैं, बच्चे सीख नहीं रहे हैं, तो चीप लेबर तैयार नहीं हो पा रही है। इसीलिए ट्राइबल एरियाज़ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। बट ऑन द अदर हैंड सरकार कोशिश कर रही है कि जो रीजन्स, जो ट्राइबल रीजन्स हैं, उन रीजन्स के बच्चों को आप जोड़ दें फॉरेस्ट प्रोड्यूस के साथ, उद्यमी उनको बना दें, सरकार पैसा प्रोवाइड कर दे, वो अपनी स्किल यूज़ करें और डेवलपमेंट करें। एमएसएमई को प्रमोट सरकार कर सकती है, ये एक सजेशन हमारी तरफ से हो सकता है। जैसे ओडीओपी में सरकार करेगी, भाई ट्राइबल एरियाज में देखो सब चीजें बराबर नहीं हो सकती, सारे रीजन्स बराबर नहीं हो सकते, है ना? तो इसीलिए अगर देखो सब कुछ बराबर होता तो फिर पूरा इंडिया ही एक सिमेट्रिक पैटर्न में हो जाता। तो जो वेरिएशंस हैं स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के, रीजन्स के, उन वेरिएशंस के हिसाब से हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारी ग्रोथ है उसको डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल, भोपाल, इंदौर बड़े शहर हैं, जनसंख्या ज़्यादा है, लोग पढ़े लिखे हैं, काम करना चाहते हैं, आईटी पार्क डेवलप करो, लोग काम करेंगे, आपकी ग्रोथ में मजबूती आएगी। ट्राइबल एरियाज़ में जो पॉपुलेशन है वो मेजरली स्टेबल है, बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं, ट्राइबल किड्स दे आर नॉट कमिंग टुवर्ड्स द मॉडर्न एजुकेशन दैट मच, तो वो अपने ट्राइबल एरियाज़ में रह के खुश हैं। वो खुश रहने दो उनको, अपना जीवन जीने दो उनको। बट इकोनॉमी के साथ अगर जोड़ना है तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोड्यूस सरकार की जो स्कीम है, जैसे तेंदुपत्ता कलेक्शन है, तो उनको जोड़ो तेंदुपत्ता कलेक्शन से, उसको और ज़्यादा जो प्रोसेस है उसको तेज़ करो।
ताकि उनकी ग्रोथ जल्दी हो सके। वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेनिफिट्स जब खुद समझेंगे उसके बाद ग्रोथ करेंगे। ज़बरदस्ती अगर आप उनको आईटी सर्विसेज़ में डालेंगे, तो इट विल बी अ डिज़ास्टर। फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन सिंगल विंडो क्लियरेंस के साथ होना चाहिए। अगर आज कोई उद्यम करना चाहे और उसके सामने ब्यूरोक्रेटिक हिंड्रेंसेस आए, दैट इज नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर द मॉडर्न स्टेट। तो उसे कम करना होगा। उसके अलावा ग्रीन एनर्जी जो है, जैसे रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट जो है उसको इंडस्ट्रियल ग्रिड के साथ जोड़ा जाए, एंड द मेजर पोर्शंस ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी शुड बी कंप्लीटेड बाय द ग्रीन एनर्जी। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन अराउंड population, industrial growth, and industrial corridors. I hope it was a beneficial one. We shall continue our discussion in the next lecture. Thank you so much. मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।